तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो लिखिए, those entities which can be measured and laws of physics can be applied upon them are called physical quantities। फिजिक्स में हमने पढ़ना क्या? फिजिक्स में आपने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन पर फिजिक्स के लॉज हैं, अप्लाई होने चाहिए, और जिनको मेजर किया जा सके। अगर किसी चीज को मेजर नहीं किया जा सकता, फिर आप उसको फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं कह सकते। अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है हमें, तो उसको मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है। और उसको मेजर करने का जो स्टैंडर्ड होता है उसी को यूनिट कहते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए, मैं आपको अगली डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ। अगली डेफिनेशन हम लिखेंगे यूनिट की। व्हाट इज यूनिट? यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is defined as the standard of measurement of that quantity। चलिए अब आगे देखिए। अब जो यूनिट्स होते हैं वो हम उन्हें दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो हो गए आपके फंडामेंटल यूनिट, और दूसरे हो गए हमारे डिराइव्ड यूनिट्स। तो एक तो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए और दूसरे हमारे डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। लिख लीजिए इन्हें फटाफट, फिर हम इन्हें समझते हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं।
तो हमने जो पढ़ना है वो है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो आप ये देखिए कि हमारे पास वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट इज नॉट practicable to select different unit for all of them। हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सब के लिए सेपरेट यूनिट बनाते फिरें। इस लाइन का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि देखिए, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप मेजर कर लो किसी यूनिट में, जिसको मैं कहता हूं मीटर। ठीक है, हालांकि डिस्टेंस के और भी कई यूनिट हो सकते हैं, किलोमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, माइल्स हो सकता है, ये सब डिस्टेंस के यूनिट हो गए। ऐसे ही टाइम को हम मेजर कर लिया हमने सेकंड्स में। ठीक है, तो हम अब सबकी सेपरेट यूनिट बनाएं, इससे अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ जो हमारे यूनिट जिनको हम फंडामेंटल रखेंगे और बाकी यूनिट हम उन्हीं से डिराइव कर लें। जैसे मान लीजिए स्पीड। अब स्पीड आपको पता है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड हमको पता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब स्पीड के लिए कोई मैं नया यूनिट बनाऊं, जैसे मैंने डिस्टेंस के लिए मीटर बोला, टाइम के लिए सेकंड बोला, स्पीड के लिए मैं कुछ और बोलूं, ठीक है, एक्सलरेशन के लिए कुछ और बोलूं, ऐसे तो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज की कोई कमी थोड़ी है। 11वीं 12वीं में हमने पढ़ना क्या है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज ही तो पढ़नी है। अगर मैं 11वीं 12वीं में मिला के, मान लो मैंने 11वीं 12वीं में मिला के मैंने मान लो 300 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया, अब मैं हर एक को यूनिट थोड़ी देता फिरूंगा। अगर हर एक की यूनिट याद करता फिरूंगा फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा, इतने यूनिट कैसे याद करूं मैं। तो इससे बढ़िया ये है कि हम स्पीड का दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेशन देखें जिनके हमको यूनिट पता है। तो डिस्टेंस के मीटर पता है, टाइम के सेकंड पता है, तो स्पीड के अपने आप आ गए, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस और टाइम, तो ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के ये यूनिट जो हो गए, ये हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट्स। बाकी हमने इनसे डिराइव कर लिए, बाकी आपने इनसे डिराइव कर लिए। तो मतलब ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी ना, डिस्टेंस, टाइम। ठीक है, डिस्टेंस भी नहीं कहते, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है मेरी लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस भी क्या है, वो एक किस्म की लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ और टाइम ये मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, और स्पीड हो गई मेरी डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसके जो यूनिट हो गए वो हो गए हमारे डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो पहले आप
फंडामेंटल यूनिट की परिभाषा लिख लो। द यूनिट्स selected for the measurement of base quantities are known as fundamental units। तो जो हमारी बेस क्वांटिटीज के यूनिट हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। हमारी बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? हमने 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज मानना है, ठीक है। उनमें एक बेस क्वांटिटी होगी मास, इसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेस क्वांटिटीज की। तो बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होगी? मास, लेंथ, टाइम, ओके, और टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लाइट में यूज करते हैं किसी लाइट सोर्स की इंटेंसिटी निकालने के लिए। करंट आपको पता ही है, टेम्परेचर पता है, टाइम पता है, लेंथ पता है, मास पता है, और सेवंथ क्वांटिटी होगी आपकी, सेवंथ बेस क्वांटिटी जो हमारी हुई है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस का अमाउंट निकालना ये भी आपको पता है, हमने नाइन्थ क्लास में मोल मोल पढ़ा था, ठीक है। तो मोल से आपको पता लगता है कि आपने किसी भी चीज की कितनी संख्या ली है, वो आपको मोल से पता लगता है, ठीक है। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज लिख लीजिए। आगे देखिए, दूसरे हो गए आपके डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट में द यूनिट्स ऑफ ऑल दोस quantities which can be
obtained from fundamental units are called derived units. लिखिए। ठीक है, अब देखिए डिराइव्ड यूनिट के बारे में और आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपने एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ भी क्या है? ब्रेथ भी एक तरीके से लेंथ है। मतलब एक तरीके से वो ब्रेथ जो है, अगर देखा जाए तो ऐसे इसको, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर मैंने लेंथ बोला है तो इस वर्टिकल डिस्टेंस को मैंने ब्रेथ बोला है। ठीक है, तो मतलब तो है, तो ये भी एक किस्म से, ये भी एक किस्म से दूरी ही है, ये भी एक किस्म से डिस्टेंस है। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर भी लेंथ के यूनिट चल सकते हैं। तो लेंथ के यूनिट मेरे हो गए मीटर, और ब्रेथ के यूनिट भी वही लेंथ वाले, वो भी हो गए मीटर। तो एरिया के यूनिट हो गए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये यूनिट आपके फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन एरिया के यूनिट आपके डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे ही अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो मैंने आपको 7 बेस क्वांटिटी बताई है, उनमें मास भी तो है। ठीक है, तो मास को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मास को किसी और की टर्म्स में नहीं लिख सकते। जो खुद ही फंडामेंटल हो, जो खुद ही बेस हो, उसको आप किसी और की टर्म में नहीं लिखोगे, उसको आप ऐसे एज इट इज रहने दोगे। लेकिन क्या मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैंने क्या वॉल्यूम का नाम लिखा है? ये देखिए, क्या मैंने वॉल्यूम का नाम लिखा है? नहीं। तो यानी कि वॉल्यूम मेरा डिराइव्ड यूनिट है, इसको मेरे को किसी और के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को मैं एल का क्यूब ले सकता हूँ। वॉल्यूम को मैं एल का क्यूब ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं मान लो मुझे किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना होता है, तो मैं क्या लेता हूँ? उसको ए क्यूब लेता हूँ। अगर किसी क्यूबॉइड का निकालना होता है, तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेता हूँ। तो तीनों में लेंथ के यूनिट चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए एक और मैं आपको बात बताऊं, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम ऐसे दोनों तरफ ब्रैकेट लगाकर शो करते हैं। अगर दोनों तरफ ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो चीज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मास फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, और लेंथ। अब देखिए ये लेंथ बेस में था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं इसको लिख सकता हूँ L-3, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे इसको? L-3। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ चीजों के हम डिराइव्ड यूनिट लिखते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ
डिराइव्ड यूनिट को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस करना कहलाता है उनका डायमेंशन फार्मूला। अगली टर्म लिखिए, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ derived physical quantity is an expression showing which of the fundamental quantity which of the fundamental quantities along with their power along with their powers are required to represent that quantity। ये लिखिए जी। तो चलिए करते हैं, एक हम टेबल बना लेते हैं। तो इस टेबल में सबसे पहले मैंने लिखा सीरियल नंबर, फिर मैंने लिखा फिजिकल क्वांटिटी, आगे मैंने लिखना है रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, और आगे मैंने लिखना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखते हैं। जैसे मान लीजिए स्टार्ट करते हैं एरिया से। तो एरिया हो गया L/B। ठीक है, L/B को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस करता हूं। तो ये हो गया L/L मीन्स L का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे जो सात में से भी जो
पहली मेन तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो है एम, एल और टी। मास, लेंथ और टाइम। टेम्परेचर नहीं है ये, टाइम है ये। मास, लेंथ और टाइम। तो आप कह सकते हो कि एरिया में मास का कोई लेना देना नहीं, टाइम का कोई लेना देना नहीं, ये एल के स्क्वायर के बराबर आता है। फिर आ गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप कह सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम के लिए एम 0 हो गया, एल क्यूब हो गया और टी 0 हो गया। अगली क्वांटिटी पर आते हैं। अगली क्वांटिटी होगी अपनी डेंसिटी। डेंसिटी हो गया मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास यानी कि m1 है। वॉल्यूम हमने यहां से देखा, वॉल्यूम के लिए हम लिख सकते हैं L3, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, तो ये हो गया L-3 और T 0 हो गया। ठीक है ना, वॉल्यूम के लिए L3 लिखोगे, लेकिन L3 बटे में है, जब वो ऊपर आएगा तो L-3 हो जाएगा। अगली क्वांटिटी पर आते हैं। अगली क्वांटिटी है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को आप डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिख लो, क्योंकि वेलोसिटी को तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिखते हैं। तो मास का तो कोई लेना देना नहीं, डिस्प्लेसमेंट मींस एल, और टाइम बटे में ऊपर आएगा तो T-1। तो इसके क्या हो गया, m0 L T-1। आगे चलते हैं। अगली चीज है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो L T-1 तो पहले ही आ गया हमारे पास वेलोसिटी का, उसको फिर आपने टी से भाग करना है। वेलोसिटी का L T-1 पहले आ गया, तो टी से और भाग किया, ये ऊपर आके T-2 हो जाएगा। तो यूनिट बन गया आपके m0 L T-2। अगली चीज आ गई हमारे पास फोर्स। फोर्स आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को हमने क्या लिखना है, एम, m⁻1 है। एक्सेलरेशन के L T-2 हो गया, तो L1 T-2। अगली क्वांटिटी पर आते हैं। अगली क्वांटिटी है मेरे पास वर्क। वर्क मुझे पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स के यूनिट ML T-2 मैं निकाल चुका हूं अभी, लेकिन मुझे एल से मल्टीप्लाई करना है। तो वर्क के यूनिट बने ML2T-2। तो यहां तक लिखिए आप फटाफट।
मेरे ख्याल 7 क्वांटिटीज मैं लिख चुका था, देख लेना सीरियल नंबर, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल लिख चुका था मैं 7। तो अगली चीज है एनर्जी। एनर्जी सेम एज वर्क, ठीक है। वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, किसी चीज को एनर्जी देने के लिए वर्क करना पड़ता है, कोई यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है। mL2T-2। अब चाहे वो किसी भी किस्म की एनर्जी हो, यूनिट आपके चेंज नहीं होने वाले, चाहे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो या आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, यूनिट चेंज नहीं होंगे। एनर्जी के बाद आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स अभी हमने निकाल लिया mL-T-2, एरिया हो गया L2, यूनिट बने m। ये L2 ऊपर आया, ऊपर L1 था, 1 - 2 -1, mL-1T-2, ठीक है ना। +2 ऊपर जाके -2 हो गया। अब बेसिस तो सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 - 2 -1 आ जाएगा। अगली क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। अगली क्वांटिटी आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में टाइम पीरियड होती है, यानी कि मास का कोई लेना देना नहीं है, लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। टाइम पीरियड के यूनिट टाइम वाले होते हैं, तो ये T-1 फ्रीक्वेंसी के यूनिट हो गए आपके। अगली चीज आती है आपकी एंगल। एंगल देखिए, एंगल के बारे में बताऊं, एंगल आप निकाल सकते हैं ऐसे। ये मान लीजिए ये एक सर्कल का सेगमेंट है, ठीक है, ये सर्कल का सेगमेंट है, तो ये सर्कल की आर्क है, इस चीज को कहते हैं आर्क, और इस चीज को कहते हैं रेडियस। तो एंगल होता है आपका आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क भी लेंथ में मेजर करी जाएगी और रेडियस लेंथ में मेजर किया जाएगा। तो ये लेंथ अपॉन में लेंथ हो गया, लेंथ अपॉन में लेंथ कैंसिल हो गया, M0 L0 T0, यानी एंगल के डायमेंशन होते हैं M0 L0 T0। डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई एंगल। तो आज हम